एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के नाते मैंने ये जानना चाहा कि ट्राइबल मेडिसिन की शुरुआत कैसे हुई होगी और आज उसकी क्या स्थिति है। आदिवासी लोगों को पहली बार यह कब पता चला होगा कि जड़ी बूटियों से भी इलाज किया जा सकता है। ऐसा क्या हुआ होगा जिसने आदिवासियों को पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के विषय में जानकारी दी होगी। प्रश्न बहुत सारे हैं, पर सही उत्तर शायद किसी का भी नहीं मिलता। अलबत्ता अनुमान ढेर सारे लगाए जा सकते हैं। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं और उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। शायद आदिवासियों के साथ भी यही हुआ होगा। उन्हें जब कोई शारीरिक तकलीफ हुई होगी तब उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में कोई पेड़ पौधे या जड़ी बूटी को तलाशना शुरू किया होगा। यह केवल एक अनुमान ही है। पेड़ पौधों की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी इत्तेफाक से मिली हो या तकलीफ में मजबूरी के कारण खोजी गई हो, बहरहाल मानव के इतिहास में यह एक बहुत बड़ा कदम था। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए जिन एक्सपर्ट से मैं मिला उनका परिचय आपसे करवाता हूँ। डॉक्टर अमरजीत सिंह मॉडर्न या एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह डॉक्टर डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर में CEO और प्रिंसिपल डायरेक्टर हैं। प्रोफेसर मुटाटकर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के पहले डायरेक्टर रहे हैं। प्रोफेसर मुटाटकर ने 1974 में मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में पठन पाठन में एक नई दिशा दिखाई। डॉक्टर जितेंद्र आर्य एक जाने माने नेचुरोपैथ हैं और लगभग 50 साल से नेचुरोपैथी और हर्बल मेडिसिन के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सब एक्सपर्ट्स से बातचीत करने के पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ जो मुझे आदिवासी वैदू ने बताया। मेरा नाम नागेश कमलो बांगारे है। मैं आदिवासी ठाकुर समाज का हूँ। मैं इधर वैद्य लोग का काम करता हूँ। जो भी पेशेंट आता है उसको ट्रीटमेंट देता हूँ। मेरा पिताजी का नाम कमलू गोमाजी बांगारे था। वो उसका पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करता था। उसके पास ऐसा कभी कभी पेशेंट आता था, हर एक दिन नहीं आता था, लेकिन वो जिसको चमक आता है, जिसको काविल रहता है, जिसको बिच्छू काटता है, इसके ऊपर वो काम करता था। मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, 8वीं तक मेरी पढ़ाई हो गई है, लेकिन मेरा पिताजी यही जड़ी बूटी का काम करता था और संस्था का भी मेरे को मार्गदर्शन मिला, उसके लिए मेरे को सीखने के लिए मिला और मैं यही काम करता हूँ। अभी दवा बनाने का, दवा पेशेंट को देने का, यही काम करता हूँ। आदिवासी वैद्यों के पास इलाज करवाने के लिए लोकल ट्राइबल्स तो आते ही हैं, पर वहाँ मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो मुंबई के रहने वाले थे और वैद्यों के केंद्र के पास में ही उनका फार्म हाउस था। मेरा नाम विमल गांधी है। मैं यहाँ बाजू में 4 किलोमीटर पे मेरा फार्म हाउस है। मैं बॉम्बे से यहाँ आता हूँ, अक्सर आते रहता हूँ यहाँ पे। जब भी फार्म पे आता हूँ तो यहाँ आता हूँ। तो वैसे भी ये जगह मैंने 25 साल पहले जब मेरी प्रॉपर्टी यहाँ ख़रीदी तभी मैंने देखा था कि यहाँ काफ़ी इधर चहल पहल थी। और एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते आ गया तो देखा मैंने कि फॉरेनर की पर के 2 बस गाड़ी आई है। वो लोग सीखने को आए हैं। जो बॉम्बे में किसको मालूम नहीं है, फ़ॉरेन में सबको मालूम है कि यहाँ ऐसा होता है। 25 साल पहले मैंने ये देखा यहाँ पे नज़ारा और तब से मैं यहाँ अक्सर आते रहता हूँ। और कुछ भी जटिल रोग है या कुछ भी उपचार करना है, यहाँ आता हूँ तो कुछ दवाई लेके जाता हूँ। और अभी मुझे वात हुआ है तो अभी यहाँ हफ्ते से मैं मालिश करने को रोज़ आता हूँ। मालिश से थोड़ा रिलीफ 75% रिलीफ मिल गया है। अभी भी मेरा मालिश चालू है। और ज़्यादा करके
जो काम जड़ी बूटी में होता है वो एलोपैथी में नहीं हो रहा। मैं पहले ये मेरे को प्रॉब्लम चालू हुआ तो एक डॉक्टर को बदली किया, फिर दूसरा डॉक्टर को बदली किया, तीसरा डॉक्टर को कंसल्ट किया, स्पेशलिस्ट को भी बताया, नहीं आपको नस दब गया है, आपको बस आराम करना है। और यहाँ के मैंने मालिश किया तो अभी एटलीस्ट मैं यहाँ से गाड़ी तक चल तो सकता हूँ। पहले तो उठने का भी प्रॉब्लम था। मतलब ये जो लोकल ज्ञान है वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, पर ये ज्ञान लुप्त होते जा रहा है। अभी उसको आगे ले जानी और उसको एडवर्टाइज़ की ज़रूरत है कि बाहर से भी आदमी आवे, यहाँ उनको सपोर्ट मिले। उनको भी दोनों जन का काम होता है कि वहाँ से जो आदमी आता है यहाँ उनका दवाई ठीक से होता है, उपचार होता है, तो उनको दर्द से रिलीफ मिलता है, और यहाँ पे लोकल आदमी है उसको काम मिलता है। तो ये दोनों का समन्वय करना ज़रूरी है। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है, ज़्यादा करके यहाँ के आजू बाजू की पब्लिक आती है। ऐसा नहीं कि नज़दीक का ही आदमी आया, दूर का आदमी कोई आता नहीं ज़्यादा, बिकॉज ऑफ अवेयरनेस नहीं है। बॉम्बे में अगर किसको मालूम पड़े कि इधर ये है तो डेफिनेटली यहाँ गाड़ी भर भर के संडे को आदमी आ जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम जनार्दन गावंडा है। मैं बांगरवाड़ी में रहता हूँ। मुझे 2 साल से स्टोन का प्रॉब्लम रहता था, बहुत तकलीफ करता था, खून भी गिर जाता था। तो बहुत से डॉक्टर को भी मैंने दिखाया था, तो उससे कोई कुछ इलाज में कोई फ़र्क नहीं आता था। मैंने एक्सरे भी किया था, सोनोग्राफी किया था, तो उसमें कुछ 14 mm का पथरी डॉक्टर बोल रहा था, 14 mm का पथरी है जो ऑपरेशन करके ही निकल जाएगा। तो मैं ऑपरेशन से डर गया और अंकल को बताया, तो अंकल बोले कि ये औषध, ये दवाई लो और एक हफ्ते तक ये कंपलसरी दवाई लो, कुछ फ़र्क उसमें फ़र्क आ जाएगा। मेरा नाम माधु बांगर है, मैं बांगरवाड़ी से आया हूँ। मेरा कमर का और पैर का बहुत दर्द काम करके बहुत दर्द होता था, लेकिन जब से मैं अंकल के यहाँ आया वो बहुत मालिश अच्छी तरह से किया और बहुत आराम हुआ। अभी मैं 2 दिन से 3 दिन से तक आता हूँ इधर। अब सुनते हैं एक्सपर्ट्स ने हमें क्या बताया। कई बार बोल चुके हैं, देखा है कि मानव विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में आदिवासियों का विशेष अध्ययन किया जाता है, और उसका कारण ये है कि हम देखना चाहते हैं कि जो आज हम लोग रहते हैं उसकी शुरुआत क्यों हुई, कहाँ से हुई, और उनको आदिवासी बोलते हैं यानी मूल निवासी है, तो उनकी संस्कृति कैसी रही है, उनका खाना पाना कैसा रहा है, उनके मकान कैसे रहे हैं, हमने उनसे क्या सीखा है, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये सब देखते हुए हमको ये भी लगता है कि ट्राइबल मेडिसिन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। क्योंकि ये लोग शुरू में तो घूमते रहे हैं, मगर ज़्यादातर हम देखते हैं कि जंगलों में रहे हैं, कारण ऐतिहासिक कुछ भी रहा हो, वो जंगलों में बसे हैं। आज भी जंगलों में ही इनके गांव है, उनके जो हैमलेट्स बोलते हैं वो है, और जंगलों में है तो निसर्ग में है, निसर्ग के साथ में है, और निसर्ग से ही सब लेते हैं। यानी उनका जो खाना पीना है वो सब निसर्ग से या जंगल से लेते हैं। हम जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि ट्राइबल्स हैव बीन द कलेक्टर्स ऑफ फूड, नॉट द प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। अब ये सब जो है संस्कृति एक इकाई होती है, तो खाना पीना जो है वो है, बीमारी होती है, फिर बीमारी के लिए कैसे हम उसके लिए क्या इलाज करते हैं, ये सब कैसे हुआ, ये सब अध्ययन के विषय है। और मज़े की बात यह है कि हम देखते हैं कि जैसे शेर जैसा प्राणी भी जो है वो अपना पेट साफ करने के लिए घास खा लेता है। अब शेर को तो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बोलते हैं हम ना उसको, इसको हम आदिवासियों को, हमारे बिहेवियर को तो एक्वायर्ड बिहेवियर बोलते हैं। तो ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बड़ी सोचने की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये है कि आदिवासी लोग जो हैं, निरीक्षण जो है जिसको बोलते हैं हम, जब घूमते घामते हैं, वहाँ रहते हैं, तो इनका निरीक्षण रहता है, वो देखते रहते हैं कि दूसरे प्राणी क्या करते हैं। जैसे नेवले को, जिसको हम कहते हैं, नेवले को यदि सांप ने काट लिया तो नेवला दौड़ के जाता है और कोई रूट ट्यूबर या हर्ब निकालता है, वो खा लेता है, तो फिर वापस वो सांप से झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में 2-3 दाइयाँ ऐसी देखी आदिवासी क्षेत्र में कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 500-500, 600-600 डिलीवरीज की है। अब 500-500, 600-600 डिलीवरीज में कितने मरे हैं, कितने नहीं हैं, ये भी उन्होंने बताया।
और बच्चा पहले महीने से 9 महीने तक कैसा बड़ा होता है, क्या होता है, ये सब बताया। वो तो उन्होंने तो कोई ऑपरेशन किया नहीं है, एनाटॉमी में गई नहीं है, मगर उसमें भी आजकल जब हम मॉडर्न देखते हैं उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो है वो सही है। जब 63 में मैंने मेडिकल कॉलेज आगरा से अपना MBBS ज्वाइन किया और 68 में मैं पास करके और 68 से आज तक मैं इसी पद्धति को ही फॉलो करता आ रहा हूँ, इसी पद्धति को मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट इतने 55 ईयर्स के जो दौरान भी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे एक अच्छे से अच्छे शहर में रहने का मौका मिला फौज में होने की वजह से, और एक जो रिमोटेस्ट ऑफ कॉर्नर्स इंडिया के होते हैं वहाँ पर भी जाने का मौका मिला। कई गांव में तो उनके पास मेडिकल प्रोविजन बिल्कुल है ही नहीं, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको। उनके पास जो वहाँ मिलेंगे आपको वो लोकल ही, जो वहाँ के लोकल गांव के लोग हैं, ट्राइबल के लोग हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी से, अपने दादाजी से, उनके परदादा से, उनसे जो पद्धति को ग्रहण किया है उसके हिसाब से इलाज करते हैं वो। और ये जो ट्राइबल के लोग हैं, they are absolutely in tune and sync with the nature. They treat you with medicines which are herbal in nature. Modern medicine जो कि एक्चुअली हमारे इंडियन सिस्टम की बेसिकली नहीं है। मैं एक मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, आज 54-55 ईयर से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जो हमारी ये जो मॉडर्न मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, ये कोई हमारी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन का पैटर्न नहीं है, ये बाहर से आया, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जो कि एक्यूट इमरजेंसीज होती हैं, हार्ट अटैक हो गया, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, फेलियर हो गया, इमीडिएट कोई सर्जरी करनी है, कोई कैंसर का उपचार करना है। हालांकि कई कैंसर के उपचार अगर आप देखें तो ट्राइबल मेडिसिन से भी हो सकते हैं, पर उसका कोई ट्रायल नहीं है। यहाँ पर ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो दैट इज व्हाट इट इज। आई हैव सीन, मैं बहुत ही नागालैंड में एक बहुत ही रिमोट कॉर्नर्स, जहाँ किसी एक स्टेशन से उस गांव में पहुँचने के लिए 3-3 दिन चल के पहुँचना पड़ता था। मैं तो उस गांव में भी रहा, उसमें हम लोग जाके फिर मेडिकल सप्लाई शुरू किए, बट जो लोकल थे वहाँ के वो अपने ही इलाज करते थे। और मैंने वहाँ देखा कि जो वहाँ के लोकल्स की एज बोलिए, या उनका रहन सहन देखिए, या उनका फिजिक देखिए, वो कोई हमसे बुरी नहीं थी। हालांकि अपने ही इलाज कराते थे वो लोग, उनकी एज और उनकी जो रहन सहन, उनकी बॉडी बिल्टअप, वो हमसे कोई अलग नहीं थी, दे वर सेम। सो दैट ओनली शोड मी दैट वट एवर दे आर डूइंग, वट एवर ट्रीटमेंट दे टेक फॉर देयर ओन डिजीजेस, दे आर एप्लीकेबल, दे आर गुड, दे सूट देम। हेल्थ इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ कल्चर, ये हम एक स्टेटमेंट कर देते हैं, और ये हर जगह है। फ़र्क इतना ही है कि हम लोगों को भी कुछ घरेलू मालूम है चीज़ें, मगर जैसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ती है, हम लोग जो है दवाइयों के ऊपर ज़्यादा जोर देने लगते हैं। अच्छा, ये जो कहने का मतलब, कोई लोग कहते हैं कि आदिवासी वैद्य है तो ये मरने का प्रमाण ज़्यादा है, क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, 1931 के सेंसस तक हमने देखा है कि मरने का और जीने का जो फर्टिलिटी और इसका जो रिलेशन था वो कॉमन था। जब से एंटीबायोटिक शुरू हुआ तब से हम लोगों में जो है वो मॉर्टेलिटी कम हो गई। तो ये हम नहीं कह सकते कि आदिवासियों में मॉडर्न मेडिसिन नहीं है इसलिए उसके मॉर्टेलिटी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी दे आर टेकिंग केयर। ये चरक है, सुश्रुत है, ये वाग्भट है, इन लोगों ने जो ये किताबें लिखी हैं, जो आयुर्वेद कॉलेज में भी पढ़ाई जाती है, उन्होंने कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त किया? उन्होंने इन्हीं लोगों से, सिर्फ आदिवासी नहीं मगर कॉमन लोगों से बात करके उनके अनुभव जो है वो लेके, उन अनुभवों का, जैसे आज हम यूनिवर्सिटी में जनरलाइजेशन करते हैं, थ्योरी निकालते हैं, उसी तरह से उन्होंने, वो भी प्रोफेसर ही थे, अब प्रोफेसर हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते, आचार्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों ने भी वही किया। और उसमें से जो है आज हम जैसे किताबें लिखते हैं, उन्होंने जो चरक सुश्रुत ये बनाया है, उसका मूल क्या है? उसका मूल तो यही है, आदिवासी लोग, उनके अनुभव, उनका ज्ञान, जिसको हम इंडिजिनस नॉलेज बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ये ज्ञान बढ़ता है, और इस तरह से ज्ञान बढ़ा है। तो आदिवासी जो मेडिसिन है, ट्राइबल मेडिसिन है, उसका और अध्ययन होने की ज़रूरत है, उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इन एनी केस, जो मैंने पढ़ा है कि 90% डिजीज जो होती हैं वो बाय एंड लार्ज सेल्फ लिमिटिंग होती हैं।
It's only 10% of the cases you want this, you want that, or you want that. Even in those 90% cases, यदि आप जहाँ पे भी आप हैं और जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ का इलाज करें, and I'm very sure they will affect you and you'll become fine. And those medicines are not likely to have much of your side reactions as the modern allopathic medicines can have. That is my personal views. करीब करीब 27 साल पहले ये पुस्तक का निर्माण हुआ है और हमारा हेल्थ नेचुरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ओर से हमने उन दिनों में इस पुस्तक का निर्माण किया और इस पुस्तक में सिलेक्टिव केवल 15-20 औषधियाँ हैं जो आप आज के परिसर में आपके किचन के आगे, आपके फ्लैट के आगे जो छोटी सी बालकनी होती है वहाँ पे आप कुंडे में ये सारी औषधियाँ लगा के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ मैं आपको कुछ प्लांट्स की बातें बताऊँगा। एक्चुअल प्लांट्स हमारे परिसर में से निकाले हुए हैं और यहाँ हम ये इस प्रकार के 25 प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियाँ लगाई है और उसमें से कुछ हम तोड़ के यहाँ सैंपल आपके सामने लाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये है लेमन ग्रास, इसको कहते हैं गौती चाह। ये साथियों एक प्रकार का ग्रासज है। ये अपने आदिवासी लोग जब उनको कफ, कोल्ड, फ्लू, इन्फ्लुएंजा जब होता है तो ये लेमन ग्रास तोड़ के पानी में डाल के उसको उबाल के उसकी बहुत सुंदर एरोमेटिक हर्बल टी बनती है। उसमें कुछ भी ना डालो तो भी चलेगा। आजकल तो लेमन ग्रास का करोड़ों रुपयों का बिजनेस चला है। इसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और वो लेमन ग्रास ऑयल काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं और वो है अर्डूसी। अर्डूसा कहते हैं इसको वासा भी कहते हैं संस्कृत में। और ये अर्डूसा अस्थमा, दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, आपका रेस्पिरेटरी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अर्डूसा से ठीक होते हैं। मार्केट में वासा अवलेह मिलता है, वासा सिरप यानी अर्डूसा का इसका सिरप मिलता है, इसका काढ़ा मिलता है। बस इसका एक पत्ता केवल लीजिए, एक पत्ता आप केवल लीजिए और उसका जूस बनाइए मिक्सर में, उसमें शहद डालिए और दिन में 2 बार लीजिए। इससे आपका अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कफ, कोल्ड सब ठीक हो जाएगा। केवल ये बहुत ही कटु होता है, अत्यंत तीव्र कटु होता है, इसलिए इसमें शहद डालना आवश्यक है। और बच्चों को इसको उबाल के लेना है। बच्चों को इसका स्वरस कहते हैं, स्वरस यानी एज इट इज जूस निकालना। और बच्चों के लिए इसका स्वरस अच्छा नहीं है, बच्चों को उबाल के इसका काढ़ा बना के दीजिए। और आप सबकी फेमस और बड़ी नोन चीज़ है आंवला। ये आंवले का झाड़ का डाली है। इसके देखो पत्ते बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये इतना सूक्ष्मता से आपके एक एक सेल में न्यूट्रिशन देता है। आंवले का जूस लीजिए, किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन, किसी भी प्रकार का आपको कब्जियत है, आंवले का जूस से वो ठीक हो जाती है। आंवले के जूस में दुनिया में सबसे मैक्सिमम प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है। इट्स ए किंग ऑफ विटामिन सी। ये तो सबको पता होगा, बहुत आजकल इसका नाम है एलोवेरा। ब्यूटी के लिए आप बहुत यूज़ करते हो, लेकिन ये है आपका लिवर टॉनिक। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही एसिडिटी आजकल बढ़ रही है। इसका अंदर का पल्प आप खाएंगे, एसिडिटी ठीक होती है। और ख़ास करके लेडीज़ को जो लिकोरिया है, उस लिकोरिया में इसका पल्प बहुत ही जरूरी है। इसको कहते हैं कोरफर्ड एलोवेरा। ट्राइबल वेदों के पास चाहे कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन न हो, पर उन्हें जड़ी बूटियों का ज्ञान जो अपने पूर्वजों से मिला है बहुत पक्का है।
उसी ज्ञान के बलबूते पर वो अपने ट्राइबल साथियों की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। वो लोग जो मॉडर्न मेडिसिन के बिना एक कदम नहीं चलना चाहते थे, वो आज हर्बल मेडिसिन की ओर झुकने लगे हैं। कारण शायद बहुत सारे हैं। डॉक्टर आर्या ने जिसे बताया कि बहुत सी ऐसी वन औषधि जो पहले सिर्फ जंगलों में ही पाई जाती थीं, आज उनका व्यवसायीकरण होने लगा है। मॉडर्न मेडिसिन का विश्व भर में फैलने का प्रमुख कारण है एंटीबायोटिक्स का आना। डॉक्टर मुटाटकर ने इसी प्रोग्राम में हमें बताया कि एंटीबायोटिक्स के आने से पहले मोर्टेलिटी रेट में शहरों में या आदिवासी क्षेत्रों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। जब पेनिसिलिन डिस्कवर हुई तो यह सोचा जाने लगा कि अब किसी की इन्फेक्शन से मौत नहीं होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक के प्रति इम्यूनिटी बढ़ने लगी और एंटीबायोटिक्स बेअसर होने लगे। इंसान और माइक्रोब्स की इस जंग में एंटीबायोटिक के सहारे माइक्रोब्स को शिकस्त देनी बहुत मुश्किल है। व्यक्तिगत तौर पर मैं एंटीबायोटिक की जगह वन औषधि लेना पसंद करूंगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स से मैं एक बार बच सकता हूं। एंटीबायोटिक्स इस बात की गारंटी नहीं देते कि दोबारा वो माइक्रोब मुझे अटैक नहीं करेगा, पर वन औषधि से मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, जो अपने आप में किसी भी माइक्रोब को नष्ट करने में सक्षम है।